वो रशियन कॉन्ग्लोमरेट ग्रुप वहां से जा ही रहा था कि तभी अचानक से दिग्विजय की आवाज सुनाई पड़ी, रुकिए, आप सब यहां से नहीं जा सकते। और कंफ्यूजन का माहौल पैदा हो गया था। अब क्या बाकी रह गया मिस्टर दिग्विजय? अब तो हमने डील के पेपर्स भी साइन कर दिए हैं, इससे पहले कि कोई और कुछ कहता। अचानक से दिग्विजय का फोन उसकी जेब में वाइब्रेट करने लगा। चूंकि अब मीटिंग खत्म हो चुकी थी, ऐसे में दिग्विजय अपना फोन बाहर निकाल सकता था। तुरंत ही दिग्विजय थोड़ा साइड में गया और उसने अपनी जेब से फोन बाहर निकाला। स्क्रीन पर आ रहे नंबर को देखकर उसके चेहरे पर भीनी मुस्कान आ गई थी। हालांकि वो कॉल रूप महल से नहीं था। दिग्विजय के कॉल रिकॉर्ड्स में रूप महल के लैंडलाइन नंबर से कई मिस्ड कॉल्स आए हुए थे, लेकिन चूंकि उसे एक ऑनगोइंग कॉल आ रहा था, ऐसे में उसे स्क्रीन पर मिस्ड कॉल्स की हिस्ट्री दिखाई नहीं दे रही थी। हेलो मिस्टर दिग्विजय। जैसे ही दिग्विजय ने कॉल उठाया, फोन के दूसरी तरफ से एक तीखी आवाज सुनाई पड़ी। वो आवाज इतनी तीखी थी कि फोन के स्पीकर को भी फाड़ सकती थी। हेलो सीजे, दिग्विजय ने शांत अंदाज में कहा। मुझे उम्मीद है कि तुम पहुंच गए होंगे। यस सर, मैं चौहान टेक ग्रुप की बिल्डिंग में ही हूं, तुरंत ही उस शख्स ने जवाब दिया। दिग्विजय ने अपना सर हिलाया और उन सीईओज की ओर देखा, जो अभी भी कंफ्यूज्ड स्टेट में एक दूसरे को देख रहे थे और फुसफुसाते हुए बातें कर रहे थे। जल्दी आ जाओ, हम सब बोर्ड रूम में हैं। दिग्विजय ने उस शख्स को ऑर्डर दिया। अभी आया। सीजे ने कंफर्म किया और ठीक उसके बाद कॉल कट कर दिया। कॉल कट होने के बाद भी दिग्विजय ने अपने फोन की स्क्रीन पर नजर नहीं दौड़ाई, यही सोचकर कि वो कॉल्स भी शायद सीजे ने ही किए होंगे, और अपना फोन वापस जेब में डाल दिया। तो वहीं दूसरी तरफ रूप महल की रसोई में एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। शुभ एक स्टूल पर खड़ा था। उसके सामने कुक, ड्राइवर और बाकी सभी नौकर खड़े थे। सबकी आंखों में एक ही चमक थी। शुभ ने सबको देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप सबने सुना, उस अकाउंटेंट को राजा बनना है, तो फिर देखते हैं वो ये ताज संभाल भी पाता है या नहीं। कुक ने शुभ की ओर देखा और आंख मारी। यह इशारा था कि प्लान तैयार है। लंच के समय डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा था। रणविजय सिंह राठौड़ अपनी कुर्सी पर बैठे थे। परीक्षित उनके बगल में बैठा था। चेहरे पर नर्वसनेस साफ थी। शुभ अपने पिता के सामने बैठा। उसे पता था कि अब क्या होने वाला है। परीक्षित, रणविजय ने अपने बेटे की ओर देखा। लंच के बाद वो मीटिंग बहुत जरूरी है। तुम्हारी तैयारी पूरी है ना? परीक्षित ने अपने पिता की ओर देखा और जबरदस्ती मुस्कुराया। जी पापा, सब तैयार है। तभी कुक एक स्पेशल डिश लेकर आया और उसने वो डिश परीक्षित के सामने रख दी। परीक्षित बाबा, ये आपके लिए खास बनाया है। परीक्षित खुश हो गया। उसने वो डिश बड़े चाव से खाई, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसमें जुलाब मिला हुआ है। शुभ ने अपना जूस पीते हुए एक हल्की मुस्कान दी। कुछ ही देर में परीक्षित के चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगी। पसीना उसके माथे से टपकने लगा। रणविजय अपनी कुर्सी से उठे। चलो, हमें जल्दी निकलना चाहिए। परीक्षित अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसने अपना पेट पकड़ लिया। बस बस 1 मिनट पापा। और वो सीधे वॉशरूम की ओर भागा। शुभ को हंसी आ रही थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। दूसरी तरफ बोर्ड रूम में गायत्री ने कंफ्यूज्ड अंदाज में अपने कजन अभिमन्यु की ओर देखा, जो खुद इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था। आखिर दिग्विजय प्लान क्या कर रहा है? वो करना क्या चाहता है? गायत्री का दिमाग घोड़े से भी तेज दौड़ रहा था। खैर, कंफ्यूजन की गहमा गहमी के बीच अचानक से बोर्डरूम का दरवाजा खुला और एक जवान हैंडसम लड़का, जिसके चेहरे पर एक छोटी सी दाढ़ी थी, शांत और फोकस्ड एक्सप्रेशंस के साथ एक स्टेनलेस स्टील कार्ट को धक्का देते हुए कमरे में दाखिल हुआ, जिसमें स्लीक ब्लैक पैकेजेस रखे हुए थे। उस आदमी ने अपने कानों पर बड़े बड़े हेडसेट्स लगा रखे थे और उसकी तेज आंखें कमरे में इधर उधर घूमते हुए सीधा दिग्विजय पर जाकर अटक गई थी। मिस्टर दिग्विजय, भीनी मुस्कान के साथ उस आदमी ने कहा और उसके कदम दिग्विजय की ओर बढ़े। उस आदमी को देखकर गायत्री का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो सीजे था, चिरंजीत जैन, जो चौहान टेक ग्रुप का ही एम्प्लॉई था। लेकिन वो यहां क्या कर रहा है? और वो दिग्विजय को कैसे जानता है?
गायत्री ने पहले दिग्विजय को देखा और फिर उसकी आंखें सीजे पर जाकर अटक गई थीं। अभिमन्यु भी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड नजर आया। वो भी सीजे को दिग्विजय के साथ देखकर शॉक्ड था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीजे पहले राठौड़ टेक ग्रुप में काम करता था? गायत्री के मन में कई सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। खैर, वो शख्स अंदर आ चुका था, लेकिन उसके बाद भी कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ था, बल्कि उन ब्लैक पैकेजेस को देखकर कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ गया था। सीजे ने तुरंत ही उन ब्लैक पैकेजेस को एक एक करके बाहर निकाला और टेबल पर रखा। उसके बाद उसने अपने हेडसेट को कान पर से हटाया और दिग्विजय को देखकर हल्का सा अपना सर हिलाते हुए एक साइलेंट सिग्नल दिया कि सब कुछ तैयार है। हालांकि टेंशन का माहौल अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। वो सीईओज ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और उन ब्लैक पैकेजेस में क्या है। सबसे बड़ी बात, उन्हें अब तक रोक कर क्यों रखा है? दिग्विजय ने शांत मुस्कान के साथ उन सीईओज की ओर देखा और बढ़ते सस्पेंस के बीच फाइनली अपना मुंह खोलते हुए कहा, अरे, आप लोगों को इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ये मेरी तरफ से आप सबके लिए गिफ्ट्स हैं। उन सीईओज ने अपनी पलकें झपकाई और उनके चेहरे पर क्यूरियोसिटी और उलझन नजर आई। गिफ्ट्स? समारा के सीईओ ने अपनी दोनों भुहों को ऊपर उठाते हुए कहा, लेकिन इन पैकेजेस में है क्या? दिग्विजय ने तुरंत ही उन पैकेजेस की ओर इशारा किया जो गोल्ड सील्स के साथ ब्लैक मैट पेपर में रैप्ड थे। इनमें कस्टम बिल्ट क्वांटम कंप्यूटर्स हैं। भीनी मुस्कान के साथ दिग्विजय ने कहा। एक पल के लिए कमरे में फिर से खामोशी छा गई थी। उन सीईओज की आंखें ब्लैक पैकेजेस पर ही अटकी हुई थीं, तो वही गायत्री के दिल की धड़कन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। उन कंप्यूटर्स के बारे में सभी ने यही सुना था कि पूरी दुनिया में केवल 50 क्वांटम कंप्यूटर्स ही थे, लेकिन ये क्या, 6 क्वांटम कंप्यूटर्स तो उनकी आंखों के सामने मौजूद थे। उस कमरे में मौजूद लोगों के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। दिग्विजय की आवाज बहुत ही स्मूथ और कंपोज्ड सुनाई पड़ी। मेरा शुक्रिया कहने का एक तरीका है, यहां आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए, खासकर तब जब मेरे पास ना तो कोई डॉक्यूमेंट्स थे, ना कोई डेटा था, और पेन ड्राइव जिसमें प्रेजेंटेशन थी वो भी मैं घर भूल गया था। उन सीईओज ने फिर एक दूसरे को देखा। हां, वो थोड़े पजल्ड जरूर थे, लेकिन उनकी आंखों में अब इंटरेस्ट नजर आने लगा था। दिग्विजय के मुंह से निकले उन शब्दों को सुनने के बाद वो सीईओज ऑलमोस्ट पूरी तरह से पिघल गए थे। तुरंत ही मॉस्को के सीईओ ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, इन क्वांटम कंप्यूटर्स में इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से बदल देने की कैपेबिलिटी है, खासकर एनर्जी, फाइनेंस और एआई टेक्नोलॉजी। ये कंप्यूटर्स हर किसी के लिए सोने पर सुहागा है। भीनी मुस्कान के साथ दिग्विजय ने एक बार फिर से उन पैकेजेस की ओर इशारा करते हुए कहा, ये कंप्यूटर सिर्फ गिफ्ट्स नहीं है, वो टूल्स हैं, ऐसे टूल्स जो फ्यूचर में आपकी इंडस्ट्री को शेप देने में मदद करेंगे। वो सीईओज अब कंफ्यूज्ड नहीं, बल्कि कुछ ज्यादा ही क्यूरियस नजर आ रहे थे। गायत्री भी खुद को हैरानी और एक अजीब सी स्थिति में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। वो सीईओज जिन्होंने पहले दिग्विजय के कैजुअल अपीयरेंस को देखकर उसका मजाक उड़ाया था और उसे इनसिग्निफिकेंट समझकर नजरअंदाज कर दिया था, वो अब एक गहरी चुप्पी में खड़े थे। उन सीईओज का घमंड गायब हो चुका था, उसकी जगह अविश्वास और पछतावे ने ले ली थी। तो वही दूसरी तरफ दिग्विजय के लिए गायत्री का सम्मान और प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन एक सवाल उन लोगों को बहुत परेशान कर रहा था, और वो था कि असल मायने में दिग्विजय था कौन, सिर्फ एक राठौड़ होने के अलावा। खैर, पिक्चर अब खत्म हो चुकी थी, गिफ्ट्स भी बांटे जा चुके थे, तो ऐसे में अब लोगों का वहां क्या काम। तीनों सीईओज ने मुस्कुराते हुए दिग्विजय और गायत्री से हाथ मिलाया और उनसे अलविदा कहा। अभिमन्यु भी दिग्विजय और गायत्री को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलकर बोर्ड रूम से चला गया था। अब उस कमरे में दिग्विजय और गायत्री ही बचे थे और कमरे में खामोशी छा गई थी। वैसे तो गायत्री को दिग्विजय से पूरी उम्मीद थी, तभी तो उसने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दिग्विजय को दी थी। गायत्री दिग्विजय को लंच के लिए पूछना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पूछा। और दूसरी तरफ रूप महल के लिविंग रूम में
रणविजय का पारा चढ़ रहा था। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे। ये क्या बचपना है? आधे घंटे से बाथरूम में बंद है वो। अगर वो 5 मिनट में नीचे नहीं आया तो मैं अकेले जा रहा हूं, और उसे कह देना आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाए। ऊपर कॉरिडोर में वॉशरूम के दरवाजे के बाहर निवेदिता खड़ी थी। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से फ्लश की आवाज और परीक्षित की कराह सुनाई दे रही थी। उफ, ये क्या हो गया मुझे अचानक? पेट फट रहा है मेरा, कुछ समझ नहीं आ रहा। परीक्षित लड़खड़ाते हुए बाहर आया। चेहरा पीला पड़ चुका था, कॉलर ढीली, बाल बिखरे, आंखों में पैनिक साफ दिख रहा था। निवेदिता, ये कैसे हो गया यार? सुबह से तो सब नॉर्मल था, अब मीटिंग के टाइम पे ही ये ड्रामा शुरू होना था क्या? निवेदिता ने घबराकर उसका हाथ पकड़ा। शांत हो जाओ, पहले नॉर्मल सांस लो, पापा नीचे आग बबूला हो रहे हैं। परीक्षित दीवार से टिक गया। उसने दोनों हाथ पेट पर रखे। मैं कैसे जाऊं नीचे? अगर मीटिंग के बीच में ही फिर से अटैक आ गया तो? सोचो, सबके सामने अगर मैं सच में पैंट में ही, मैं मर जाऊंगा शर्म से। निवेदिता, पर्दे के पीछे से शुभ के साथ 2-3 नौकर भी यह नजारा चोरी छिपे देख रहे थे। कुक ने हल्की सी हंसी दबाई। दूसरे नौकर ने अंगूठा दिखाया। शुभ ने सबको बस हल्का सा सिर हिलाकर चुप रहने का इशारा किया। यह उनका सीक्रेट वॉर था। निवेदिता ने होंठ भींच लिए। वो खुद घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी सख्ती दिखाने की कोशिश कर रही थी। सुनो परीक्षित, भागने से बात नहीं बनेगी। आज की मीटिंग मिस कर दी ना, तो जो इमेज तुमने इतने सालों में बनाई है वो एक झटके में चली जाएगी। पापा कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तभी नीचे से रणविजय की गर्जती आवाज फिर गूंजी। परीक्षित, नीचे आ रहा है या मैं निकल जाऊं अकेला? यह आवाज सुनकर परीक्षित का गला सूख गया। उसने घबराकर सीढ़ियों की तरफ देखा, फिर निवेदिता की ओर। मैं फंस गया हूं निवेदिता, जाऊं तो डर, ना जाऊं तो बर्बादी। निवेदिता ने तुरंत अपनी पर्स से एक छोटी बोतल निकाली। ये एंटीडोट है, डॉक्टर ने पहले दिया था ऐसे केस के लिए। ये लो, इसे पी लो, थोड़ी राहत मिल जाएगी। परीक्षित ने कांपते हाथों से बोतल ली। एक पल के लिए झिझका, फिर आंखें बंद करके एक ही घूंट में पूरी दवा पी गया। उसने गहरी सांस ली, कॉलर सीधी की, कोट झाड़ा, आईने में खुद को देखा और जबरदस्ती नॉर्मल होने की एक्टिंग की। नीचे की ओर जाती सीढ़ियों के टॉप पर शुभ खड़ा था। उसकी आंखों में बच्चों वाली मासूमियत के पीछे एक अजीब सा सुकून छुपा था। परीक्षित लड़खड़ाते कदमों से नीचे जाने लगा। निवेदिता उसके पीछे पीछे चल पड़ी। अब शुभ दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने बाहर खड़े ड्राइवर की ओर देखा। ड्राइवर ने उसे देखकर आंख मारी। अगला वार तैयार था। परीक्षित की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। शुभ ने कहा, अब ऐसा सबक सिखाऊंगा ना इस अकाउंटेंट को, दोबारा स्कूल के नाटक में भी राजा बनने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरी तरफ जैसे तैसे गायत्री ने अपने आप को प्रिपेयर किया और वो दिग्विजय को लंच पर चलने के लिए कहने ही वाली थी कि तभी अचानक से दिग्विजय ने अपना मुंह खोला। कंग्रेचुलेशंस गायत्री, और मुझे मौका देने के लिए थैंक यू। चलो अब मुझे भी जाना होगा। दिग्विजय ने अपने हाथ में पहनी घड़ी की ओर देखकर कहा, शाम 4 बजे मॉम का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, बेसिक चेकअप, तो मुझे उन्हें वहां लेकर जाना है। फिर मिलते हैं। जैसे ही दिग्विजय के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही गायत्री के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। वो बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन दिग्विजय ने उसकी एक्साइटमेंट को तार तार कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद गायत्री ने थोड़ा वियर्ड मुंह बनाते हुए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहा। ओह, मैं तो तुम्हें लंच के लिए पूछने वाली थी, बट इट्स ओके, मॉम की हेल्थ पहले है। लंच का क्या है, वो तो मैं अकेले भी कर सकती हूं। ऑफ कोर्स दिग्विजय को गायत्री का सार्काज्म बहुत अच्छे से समझ आ गया था और तुरंत ही उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुम भी ना बच्ची की बच्ची ही हो। तुम्हारी इस खुशी में मैं भी उतना ही खुश हूं और हम इस खुशी को सेलिब्रेट जरूर करेंगे। वैसे भी मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो बनाते हैं प्लान। 2 सेकंड के पॉज के बाद दिग्विजय ने फिर से कहा, आज नहीं, कभी और। गायत्री ने दिग्विजय के मुंह से निकले बाकी शब्दों को इंपॉर्टेंस नहीं दी। उसका ध्यान तो बस एक ही चीज पर अटक गया था,
कि आखिर दिग्विजय को उससे क्या जरूरी बात करनी है, और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा बदल गए थे। इस सस्पेंस में वो नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मन ही मन तय कर चुकी थी कि वो जल्द ही दिग्विजय से मिलने का प्लान बनाएगी। खैर, मुस्कुराते हुए दिग्विजय ने गायत्री को हग किया और बाएं बोलकर वहां से चला गया। अभी दिग्विजय के कदम पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से उसके फोन पर एक मैसेज आया। हालांकि वो मैसेज तो इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने फोन के स्क्रीन पर पड़ी, वैसे ही उसके होश उड़ गए। जी हां, फाइनली दिग्विजय ने रूप महल के लैंडलाइन फोन से आए 7 मिस्ड कॉल्स देख लिए थे। अचानक से पूरा शरीर कांपने लगा था, उसका दिमाग पूरा सुन्न पड़ गया था। इतने सारे मिस्ड कॉल्स देखकर दिग्विजय के मन में पहला ख्याल क्या आया होगा, और उसकी तरफ से पहला रिएक्शन क्या होगा? क्या वो रूप महल में कॉल करेगा? क्या दिग्विजय अपने बेटे शुभ से बात कर पाएगा? क्या फिर उसका कॉल रणविजय सिंह राठौड़ उठाएंगे? क्या बाप बेटे के बीच फिर से कोई नया तमाशा होगा, या फिर दिग्विजय सीधा रूप महल पहुंच जाएगा? इस फैमिली ड्रामा का नया अध्याय क्या होगा, और क्या गायत्री दिग्विजय के प्यार में बहकती चली जाएगी? दिग्विजय को गायत्री से क्या इंपॉर्टेंट बात करनी थी? क्या दिग्विजय के मन में गायत्री को लेकर ऐसी कोई फीलिंग्स थी? क्या गायत्री अपने मन की बात दिग्विजय से कह पाएगी? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ कर्मा सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हांटेक गायत्री दिग्विजय से पूछना चाहती थी कि आखिर उसे उससे क्या जरूरी बात करनी है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, दिग्विजय ने उसे गले लगाया और वहां से चला गया। इस समय गायत्री के मन में कई सवाल चल रहे थे, लेकिन साथ ही साथ दिग्विजय के हग ने उसे दीवाना बना दिया था। ऑलमोस्ट 20 साल के इंतजार के बाद उसके प्यार से उसे सीने से लगाया था। यही उसके लिए सबसे बड़ा सेलिब्रेशन था। तो वहीं दूसरी तरफ अभी दिग्विजय के कदम पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से उसके फोन पर एक मैसेज आया। हालांकि वो मैसेज तो इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने फोन के स्क्रीन पर पड़ी, वैसे ही उसके होश उड़ गए। जी हां, फाइनली दिग्विजय ने रूप महल के लैंडलाइन फोन से आए 7 मिस्ड कॉल्स देख लिए थे। अचानक से पूरा शरीर कांपने लगा था, उसका दिमाग पूरा सुन्न पड़ गया था। दिग्विजय ने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया और रूप महल के लैंडलाइन पर कॉल बैक किया। घंटी बजती रही। दूसरी तरफ लिविंग रूम में शुभ ने फोन की घंटी सुनी। उसने देखा कि रणविजय और परीक्षित बाहर कार की तरफ बढ़ रहे थे। शुभ ने जल्दी से रिसीवर उठाया। हेलो पापा। दिग्विजय ने शुभ की आवाज सुनी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आवाज में वो पुराना डर या रोना धोना नहीं था। दिग्विजय को महसूस हुआ कि उसका बेटा बदल गया है। वो अब गिड़गिड़ा नहीं रहा था, बल्कि उसकी आवाज में एक नई उम्मीद और विश्वास था। शुभ, सब ठीक है बेटा, मैं तुम्हें जल्द ही वहां से ले जाऊंगा। मुझे पता है पापा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हमारा इंतजार खत्म होने वाला है। दिग्विजय को फोन के दूसरी तरफ से एक कड़क आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो हल्का चौंक उठा था। बेशक वो उस आवाज को अच्छे से पहचान गया था। वो आवाज किसी और नहीं, बल्कि उसके बाप रणविजय सिंह राठौड़ की थी। अच्छा, तो अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम लैंडलाइन पर कॉल कर रहे हो। भले ही शुभ ने बचने की लाख कोशिश की थी, लेकिन रणविजय सिंह राठौड़ ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था। गुस्सैल अंदाज में उन्होंने शुभ के हाथ से फोन छीन लिया। पापा। हल्का चौंकते हुए दिग्विजय के मुंह से अभी एक शब्द ही निकला था कि तभी अचानक से रणविजय सिंह राठौड़ ने कॉल पर शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा, मत कहो मुझे पापा, तुम मुझे पापा कहने का हक खो चुके हो। अचानक से रणविजय सिंह राठौड़ ने चिल्लाते हुए कहा, नामर्द इंसान, तुम्हारी खुद की तो औलाद हुई नहीं, तो अब मेरे दूसरे बेटे की औलाद को बहला रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। अपने पिता के मुंह से वो सब सुनकर दिग्विजय को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। उसका दिल टूट चुका था, बिखर चुका था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका खुद का बाप उसे वो सब कहेगा, वो शब्द जो कोई पराया भी अपने दुश्मन को नहीं बोलता है। लेकिन यही सच्चाई थी। रणविजय सिंह राठौड़ दिग्विजय से नफरत करते थे
और आज दिग्विजय के मन में इस बात का आभास बहुत अच्छे से हो गया था। हालांकि अभी दिग्विजय उन शब्दों को सुनकर ठीक से संभला भी नहीं था कि तभी अचानक से रणविजय सिंह राठौड़ ने कहा, और हां, मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने रूप महल आने की कोशिश की भी, परीक्षित के बच्चों से मिलने की जरूरत भी की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिग्विजय को धमकी देने तक तो सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही रणविजय ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही उन्होंने शुभ के चेहरे पर एक और थप्पड़ जड़ा। दरअसल वो दिग्विजय का गुस्सा शुभ पर निकाल रहे थे। दिग्विजय सब कुछ सहन कर सकता था, लेकिन अपने बेटे का रोना हरगिज नहीं। भले ही फोन के दूसरी तरफ उसका बाप खड़ा था, जिसने उसे पैदा किया, पाला, पढ़ाया, लिखाया, लेकिन बाप ने अब अपनी हद पार कर दी थी। दिग्विजय के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। उसका दिल गुस्से से भर उठा था और अचानक से दिग्विजय ने अपने बाप को दिन में तारे दिखाते हुए कहा, रणविजय सिंह राठौड़, तुम मेरी भी एक बात कान खोल के सुन लो। जिस दिन मैंने ठान लिया कि अपने बच्चों को वहां से ले जाना है, मैं उन्हें ले जाऊंगा और किसी के बाप में इतना दम नहीं जो मुझे रोक कर दिखाए। जैसे ही दिग्विजय के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही रणविजय सिंह राठौड़ की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई थी। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन्हें दिग्विजय का ऐसा भयंकर रूप देखने को मिलेगा। वो पूरी तरह से शॉक्ड थे। कहना तो वो भी बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन उनके गले से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। इससे पहले कि रणविजय सिंह राठौड़ अपनी कोई प्रतिक्रिया देते, तुरंत ही एक बार फिर से दिग्विजय ने कड़क अंदाज में अपना मुंह खोलते हुए कहा, और हां, खबरदार, अगर मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया तो याद रहे, मेरे बच्चे जितना रोएंगे उतना ही मैं राठौड़ परिवार को रुलाऊंगा। वादा है मेरा आपसे। दिग्विजय ने रणविजय की प्रतिक्रिया का इंतजार भी नहीं किया और तेज तर्रार अंदाज में धमकी देने के बाद कॉल कट कर दिया था। दिग्विजय ने आज तक कभी अपने पिता से इस तरह बात नहीं की थी, लेकिन आज उसका रूप देखकर रणविजय सिंह राठौड़ के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। लेकिन साथ ही साथ अब उन्हें दिग्विजय से खतरा भी महसूस हो रहा था। एक ऐसा खतरा जिससे अब भी नहीं संभला गया तो शायद बहुत देर हो सकती थी। हालांकि दिग्विजय अपने पिता को धमकी देकर कॉल कट कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद उसके दिल में उमड़ रहा गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, अब चाहे जो भी हो जाए, मुझे जल्दी से जल्दी शुभ और शुभांगी को वहां से लाना ही होगा, और मेरे बीच में जो कोई भी आएगा, फिर भले ही वो पापा ही क्यों ना हो, मैं सबको चीर के रख दूंगा। बिगुल बच चुका था और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रणविजय उस खतरे से कैसे निपटेंगे और यहां दिग्विजय अपने बच्चों को पाने के लिए क्या करेगा। मजा आएगा। रणविजय ने चिल्लाकर परीक्षित को आवाज दी, परीक्षित, अभी के अभी गाड़ी निकालो। रणविजय ने महल के बाहर जाते ही ड्राइवर को ढूंढा। तभी नौकर ने बताया, साहब, वो ड्राइवर तो अभी बाजार गया है, आने में 10 मिनट लगेंगे। रणविजय का सब्र का बांध टूट गया। 10 मिनट? हमारे पास इतना वक्त नहीं है। परीक्षित ने आगे बढ़कर कहा, पापा, कोई बात नहीं, मैं ड्राइव कर लेता हूं। रणविजय ने घड़ी देखी और सर हिलाया। दोनों कार में बैठ गए। परीक्षित ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि स्टीयरिंग पर सुपर ग्लू लगा हुआ था। शुभ और ड्राइवर, जो पास ही खड़े थे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और हाई फाई किया। खेल शुरू हो चुका था। कार स्टार्ट हुई। परीक्षित ड्राइव कर रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ स्टीयरिंग से चिपक गए हैं। एक मोड़ पर वो ठीक से स्टीयरिंग घुमा नहीं पाया। कार लगभग फुटपाथ से टकराने वाली थी। रणविजय चिल्ला उठे, अरे देखकर चलाओ, मार डालोगे क्या? परीक्षित के पसीने छूट रहे थे। पापा, वो मेरे हाथ स्टीयरिंग से चिपक गए हैं, हिल नहीं रहे। रणविजय का गुस्सा और बढ़ गया। बहाने मत बनाओ, ढंग से ड्राइव करो। एक तो देर हो रही है, ऊपर से तुम्हारी ये नौटंकी। जैसे तैसे कार ऑफिस पहुंची। रणविजय कार से उतरे और दरवाजा बंद किया। चलो, मीटिंग शुरू होने वाली है। लेकिन परीक्षित कार के अंदर ही बैठा रहा। वो हिल भी नहीं पा रहा था। रणविजय ने मुड़कर देखा। अब क्या हुआ? बाहर क्यों नहीं आ रहे? परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए।
पापा मैं सच कह रहा हूं, मेरे हाथ नहीं छूट रहे, मैं फंस गया हूं। रणविजय का पारा 7वें आसमान पर था। मजाक करने का वक्त नहीं है ये। हजारों करोड़ का नुकसान हो जाएगा अगर हम लेट हुए तो। बाहर निकलो अभी के अभी। परीक्षित अब फूट फूट कर रोने लगा। मैं कोशिश कर रहा हूं पापा, पर नहीं हो रहा। रणविजय ने कार का दरवाजा खोला और उसे खींचने की कोशिश की। मर्द बनो परीक्षित, छोटी छोटी बातों पर रोना बंद करो। मुसीबतों से ऐसे मुंह नहीं चुराते। तुम राजा हो, याद है। अपने डर और नर्वसनेस के पीछे छुपना छोड़ो। बाहर निकलो वरना मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा। परीक्षित पर अब दबाव इतना बढ़ गया था। उसका पेट पहले से खराब था और ऊपर से ये डर और तनाव। अचानक एक अजीब सी आवाज आई और कार के अंदर एक गंदी बदबू फैल गई। परीक्षित ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से रो पड़ा। उसने अपनी पैंट गीली कर दी थी। रणविजय ने नाक पर रुमाल रखा और पीछे हट गए। उन्हें समझ आ गया था कि क्या हुआ है। छी, तुम पर लानत है। रणविजय ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी नाक बंद किए तेजी से ऑफिस के अंदर भाग गए। परीक्षित वहां अकेला स्टीयरिंग से चिपका हुआ अपनी गंदगी और शर्मिंदगी में बैठा रह गया। शुभ का बदला पूरा हुआ था। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। आज मौसम बड़ा सुहावना था। सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ऐसे मौसम में बालकनी में बैठकर दाल के भजिए खाने का आनंद ही कुछ और होता है ना? तो मौसम को देखते हुए सिंधुजा ने अपने बेटे के लिए गरम गरम भजिए तले और चाय के साथ परोसे और दिग्विजय ने भी बड़े मजे से उनका स्वाद चखा। तभी अचानक से दिग्विजय की नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर गई। लगभग शाम के 7 बज गए थे। तुरंत ही दिग्विजय ने टिश्यू से अपने हाथ साफ किए और रेडी होने के इरादे से सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ा। अभी दिग्विजय अपने शर्ट के बटन बंद कर ही रहा था कि तभी अचानक से उसका फोन बजा। अरे यार, लोग साले ठीक से तैयार भी नहीं होने देते, धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए दिग्विजय ने कहा और तुरंत ही अपनी जेब से फोन बाहर निकाला। हालांकि स्क्रीन पर आ रहे नाम को देखकर अचानक से दिग्विजय के तेवर ही बदल गए थे। उसके चेहरे से मुस्कान टपकने लगी थी। बेशक वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि गायत्री का था। हेलो दिग्विजय। कॉल उठाते ही दिग्विजय को गायत्री की मधुर आवाज सुनने को मिली। हेलो गायत्री, बहुत ही शांत अंदाज में दिग्विजय ने कहा। व्हाट्सअप? कुछ नहीं, गायत्री ने कहा। उसकी टोन काफी हल्की थी लेकिन उसमें एक्साइटमेंट साफ नजर आ रहा था। क्या तुम सिनेमा हॉल पहुंच गए? नहीं, अभी नहीं, दिग्विजय ने अपने पैरों में जीन्स डालते हुए कहा। लेकिन जल्द ही पहुंच जाऊंगा, मेरे यहां से टीवीआर ज्यादा दूर नहीं है। तो क्या तुम रेडी हो चुके हो? गायत्री ने पूछा। हां, ऑलमोस्ट हो ही गया। दिग्विजय ने अपने आप को शीशे में देखा और अपने शर्ट की कॉलर को ठीक करते हुए बोला। ठीक है, बढ़िया, गायत्री ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके बाय, अपने बाल संवारते हुए दिग्विजय ने कहा और तुरंत ही कॉल कट कर दिया। जी नहीं, दिग्विजय और गायत्री किसी डेट पर नहीं जा रहे थे। वैसे तो दिग्विजय गायत्री से किसी कैफे में मिलना चाहता था, लेकिन उस दिन चूंकि वो गायत्री के साथ प्रोजेक्ट अप्रूवल होने की खुशी सेलिब्रेट नहीं कर पाया था, ऐसे में उसने मूवी देखने का प्लान बनाया। कुल मिलाकर बस वो अपना वादा पूरा कर रहा था। खैर, दरवाजे के बाहर रानी सिंधुजा मुस्कुराते हुए अपने बेटे को देख रही थी। जिस शिद्दत के साथ दिग्विजय तैयार हो रहा था, उस हिसाब तो उसकी कहानी कुछ और ही लग रही थी। हमें भी और उसकी मां को भी। ऑफ कोर्स, सिंधुजा ने दिग्विजय और गायत्री की कॉन्वर्सेशन सुनी थी और इस समय उनकी आंखें एक अलग ही अंदाज में चमक रही थीं। लगता है मेरे बेटे को फिर से प्यार हो गया है। बहुत अच्छी बात है, सिंधुजा ने दिग्विजय को छेड़ते हुए कहा। हालांकि रियलिटी में तो वो यही चाहती थी, उनके बेटे का घर किसी अच्छी लड़की के साथ फिर से बस जाए। जैसे ही सिंधुजा के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही दिग्विजय का ध्यान दरवाजे पर गया। मॉम, आप कब आए? और ये चोरी छिपे किसी की बात सुनना अच्छी बात नहीं है, मुस्कुराते हुए दिग्विजय ने कहा। वो भी अपनी मां को छेड़ ही रहा था। बात सुनने से क्या होता है? तुम्हारा चेहरा देखो, टमाटर के जैसे ब्लश कर रहा है, यानी कुछ तो जरूर है। सिंधुजा ने छेड़ना जारी रखा। ऐसा कुछ नहीं है मॉम, मैं कोई प्यार व्यार में नहीं हूं।
और इस कलयुग में प्यार जैसा कुछ एग्जिस्ट भी नहीं करता है। ऑफ कोर्स निवेदिता ने दिग्विजय के साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद से दिग्विजय का जिंदगी देखने का नजरिया ही बदल गया था। कुल मिलाकर वो आसानी से किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था, और करेगा भी कैसे। 12 साल उसे बेवकूफ बनाया गया था, और अब वो ये मौका किसी को नहीं देना चाहता था। खैर, अपनी बात खत्म करते ही दिग्विजय ने अपना सिपर उठाया और पानी पीते हुए बोला, मैं कोई रोमांस करने नहीं जा रहा हूं, बल्कि बिजनेस की बात करने जा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि चौहान टेक ग्रुप के थोड़े शेयर्स खरीद लूं, क्योंकि मेरे हिसाब से जैसे ही उनका एडवांस्ड कॉस्मिक एनर्जी प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, वैसे ही वो पूरे मार्केट पर बड़ा वाला हिट करेगा। तो क्या दिग्विजय चौहान टेक ग्रुप के शेयर्स खरीद पाएगा? क्या गायत्री अपनी कंपनी के शेयर्स दिग्विजय को बेचेगी? क्या वाकई में गायत्री का प्रोजेक्ट मार्केट में कमाल करेगा? क्या दिग्विजय का सारा पैसा डूब जाएगा? क्या गायत्री आज अपने मत की बात दिग्विजय से कहेगी? अगर हां, तो दिग्विजय का क्या रिएक्शन होगा? क्या वो गायत्री का दिल तोड़ेगा, या फिर दिग्विजय और गायत्री के बीच एक नया रिश्ता पनपेगा? दिग्विजय के पास शुभ और शुभांगी को वापस लाने का क्या प्लान था? क्या उसका प्लान सक्सेसफुल होगा? क्या शुभ और शुभांगी दिग्विजय के साथ रह पाएंगे? क्या रणविजय ऐसा होने देगा, या फिर राठौड़ खानदान की तरफ से एक गहरा प्रतिशोध देखने को मिलेगा? क्या रणविजय की नजरों में दिग्विजय अब सिर्फ एक खतरा बनकर रह गया था? क्या होगी रणविजय की अगली चाल, और क्या होगा दिग्विजय का अगला मूव? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ कर्मा सिर्फ और सिर्फ पॉक्सो को लीगली अपने पास। क्या दिग्विजय के दिल में गायत्री के लिए फीलिंग्स थी? यह सवाल जितना हमें परेशान कर रहा था, उतना ही दिग्विजय की मां रानी सिंधुजा को भी परेशान कर रहा था। पर दिग्विजय के मन में गायत्री के लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं थी। वो गायत्री को अपना एक अच्छा दोस्त मानता था और उसके साथ बिजनेस करना चाहता था। इस समय दिग्विजय के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, और वो थी शुभ और शुभांगी को जल्दी से जल्दी अपने पास लेकर आना। आनन फानन में दिग्विजय कोई गलती नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके एक गलत कदम से निवेदिता उसे कोर्ट में फंसा सकती थी। इसलिए उसे हर चीज लीगली करनी थी, लेकिन उससे पहले उसे दुनिया के सामने अपना नाम और अपना धंधा फिर से खड़ा करना था। आज गायत्री से उसकी मुलाकात काफी इंपॉर्टेंट होने वाली थी। कुल मिलाकर यह मुलाकात सिर्फ दिग्विजय की ही नहीं, बल्कि शुभ और शुभांगी की भी किस्मत तय करने वाली थी। खैर, दिग्विजय ने तो अपनी मां को अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद सिंधुजा दिग्विजय की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। एकाएक सिंधुजा की दोनों भौहें ऊपर की ओर उठी और उनके चेहरे की मुस्कान अब एक सीरियस एक्सप्रेशन में बदल गई थी। अच्छा, अगर तुम बिजनेस डील डिस्कस करने जा रहे हो, तो वो तो कॉर्पोरेट ऑफिस में होती है। आजकल मूवी हॉल्स में कब से ऐसी डील्स होने लगी? सिंधुजा ने कहा, जैसे मानो वो कोई लेक्चर दे रही हो। सिंधुजा अपने बेटे से बेहद प्यार करती थी। वो बस इतना चाहती थी कि दिग्विजय के साथ जो कुछ भी हुआ, वो उसे भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करे। अपने बेटे को मुस्कुराते हुए गायत्री से फोन पर बात करता देख एकाएक उनके दिल में उम्मीद की किरण जाग गई थी। लेकिन दिग्विजय का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद न सिर्फ उनकी उम्मीद टूटी, बल्कि उन्हें दिग्विजय पर हल्का गुस्सा भी आ रहा था। यही वजह है कि वो एकाएक दिग्विजय से थोड़ी हार्श हो गई थी। लेकिन दिग्विजय बेहद अच्छे से जानता था कि वो क्या कर रहा है। उसने अपनी प्रायोरिटीज पहले ही सेट कर ली थी। मॉम, मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, दिग्विजय ने कहा, लेकिन जो भी चल रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अब प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मेरे पास वो सब करने का टाइम है। प्यार कमजोर लोग करते हैं, और अब मैं वापस से कमजोर नहीं होना चाहता। क्या मैंने निवेदिता से प्यार नहीं किया था? अपने प्यार में क्या कमी रखी? कुछ नहीं। लेकिन मुझे क्या मिला? बस मॉम, मेरे अंदर अब वो सब झेलने की और ताकत नहीं है। निवेदिता से धोखा खाने के बाद से दिग्विजय का दिल कड़वा हो गया था,
अपने बेटे के मुंह से निकले उन शब्दों को सुनने के बाद अचानक से सिंधुजा की आंखों में एक सॉफ्ट कंसर्न नजर आया। बेशक उन्हें एहसास हो रहा था कि उनका बेटा किन मुश्किलों से गुजरा था और अभी भी गुजर रहा है। कहानी क्लियर हो गई थी और सिंधुजा अपने बेटे की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती थी। ठीक है बेटा, तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो। मैं कल भी तुम्हारे साथ थी, आज भी तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ठीक उसके बाद दिग्विजय के कदम तुरंत ही अलमारी की ओर बढ़े। एकाएक उसने अलमारी खोली और अंदर से नोटों की 2 गड्डी निकालकर सिंधुजा के हाथों में थमाते हुए बोला, मॉम, मुझे आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से पता है। आपको मेरे होते हुए कुछ भी सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। वैसे देखा जाए तो दिग्विजय के अच्छे दिन तो कब के शुरू हो गए थे। डायमंड बैंक के शेयर्स 40,000 करोड़ में बिके थे। वो फिर से अमीर हो गया था, लेकिन इस बारे में उसने अपनी मां को अब तक कुछ नहीं बताया था। वो इसलिए क्योंकि दिग्विजय अपनी प्रोफाइल लो रखना चाहता था। अक्सर इंटेलिजेंट लोग सही समय पर ही धमाका करते हैं। दिग्विजय सही समय और सही अपॉर्चुनिटी का ही इंतजार कर रहा था। दिग्विजय का यह अंदाज देखकर अचानक से सिंधुजा की आंखें भर आई थीं। तुरंत ही सिंधुजा ने दिग्विजय के हाथ से कैश लिया और प्यार भरे अंदाज में उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं जानती हूं तुम जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। भीनी मुस्कान के साथ दिग्विजय ने अपना सर हिलाया और अपना फोन और गाड़ी की चाबी उठाकर सीधा दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके कदमों में कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा था, जैसे मानो वो आज रात के लिए पूरी तरह से तैयार हो। चूंकि सुबह से ही बारिश हो रही थी, ऐसे में मौसम काफी ठंडा हो गया था। ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए दिग्विजय के कदम सीधा अपनी कार की ओर बढ़े, जो उसके नए विला के पार्किंग लॉट में पार्क्ड थी। दिग्विजय ने शांत अंदाज में कार का दरवाजा खोला और टपाक से ड्राइवर सीट पर बैठ गया। बैठते ही सबसे पहले उसने रियर व्यू मिरर को एडजस्ट किया और फिर कार का इंजन स्टार्ट किया। बस फिर क्या था, निकल गया वो अपनी मंजिल पर। निकल गया वो जहां एक तरफ दिग्विजय अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ रूप महल में अजीब ही ड्रामा चल रहा था। परीक्षित अपने आलीशान बेडरूम में बेड पर बैठा अपने पेट को पकड़कर कराह रहा था। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। परीक्षित ने दर्द भरी आवाज में कहा, निवेदिता, मेरा पेट ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कोई आग जल रही हो, और वो कल मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कैसे चिपक गए थे। मुझे पक्का यकीन है निवेदिता, ये सब नॉर्मल नहीं है। दिग्विजय हम पर ब्लैक मैजिक करवा रहा है। निवेदिता, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवार रही थी, वो झल्लाते हुए मुड़ी। परीक्षित, तुम पागल हो गए हो क्या? ब्लैक मैजिक? सीरियसली? दिग्विजय एक नॉर्मल इंसान है, उसे अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। तुम बस ओवर थिंकिंग कर रहे हो, खुद को संभालो। कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ा शुभ ये सब सुन रहा था। उसके हाथ में एक रिमोट था और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान। पास खड़े नौकर मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी दबा रहे थे। तभी निवेदिता का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और कमरे से बाहर निकल गई। अब कमरे में परीक्षित अकेला था। तभी अचानक कमरे के चारों कोनों से एक भारी और डरावनी आवाज गूंज उठी, तेरा वक्त खत्म परीक्षित। परीक्षित की रूह कांप गई। वो हड़बड़ाकर बेड पर खड़ा हो गया। कौन है? दरवाजे के पीछे शुभ ने अपनी आवाज बदलने वाला एक छोटा सा स्पीकर माइक की तरह पकड़ रखा था, जो कमरे में छुपे ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्टेड था। दिग्विजय तुझे मारने आ रहा है, वो अपना सब कुछ वापस लेने आ रहा है, तू नहीं बचेगा। उस भारी आवाज ने कमरे की दीवारों को हिलाकर रख दिया था। परीक्षित डर के मारे जोर से चीखा, निवेदिता, मां बचाओ। उसका बैलेंस बिगड़ा और वो बेड से नीचे गिर पड़ा। परीक्षित की चीख सुनकर निवेदिता दौड़ती हुई कमरे में आई। उसके पीछे पीछे वो नौकर भी आए, जो अभी शुभ के साथ हंस रहे थे। क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? निवेदिता ने पूछा। परीक्षित कांपते हुए हाथ से हवा में इशारा कर रहा था। अभी यहां एक आवाज आई। वो कह रहा था कि दिग्विजय मुझे जान से मार देगा। दिग्विजय आ रहा है, निवेदिता। मैंने खुद सुना। बहुत डरावनी आवाज थी। निवेदिता ने सवालिया नजरों से नौकरों की तरफ देखा। उन नौकरों ने तुरंत अपनी एक्टिंग शुरू कर दी।
एक नौकर ने मासूमियत से कहा। आवाज? नहीं साहब, हमें तो बाहर तक कोई आवाज नहीं आई। यहां तो सन्नाटा है। दूसरे नौकर ने भी हां में सर हिलाया। हां मालकिन, साहब को शायद वहम हुआ है। हम तो दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। यह सुनकर परीक्षित की आंखें फटी की फटी रह गईं। झूठ? तुम सब झूठ बोल रहे हो। मैंने अपने कानों से सुना। निवेदिता का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। शट अप! वो जोर से चिल्लाई। कोई आवाज नहीं थी। तुम अपने डर की वजह से हेलुसिनेट कर रहे हो। तुम सच में पागल होते जा रहे हो। दिग्विजय का खौफ तुम्हारे दिमाग का दही कर रहा है। ग्रो अप! निवेदिता पैर पटकती हुई वहां से चली गई। नौकर भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और वहां से खिसक लिए। बेड के पास जमीन पर बैठा परीक्षित अपने कानों पर हाथ रखकर खुद को ही कोस रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। दरवाजे की ओट में खड़ा शुभ अपने चाचा की यह हालत देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और धीमे स्वर में बुदबुदाया, अगर मैंने तुझे पागल घोषित ना करवा दिया तो मेरा नाम भी शुभ दिग्विजय सिंह नहीं। खैर, वापस चलते हैं दिग्विजय की ओर। दिग्विजय ने गहरी सांस ली और फुल स्पीड में अपनी गाड़ी दौड़ा दी। वो जानता था उसे कहां जाना है। टीवीआर सिनेमास। ड्राइव बहुत ही स्मूथ होने वाली थी। अपनी उंगलियों को स्टीयरिंग व्हील पर हल्का टैप करते हुए वो रेडियो पर गाने सुनता हुआ आगे बढ़ रहा था। टीवीआर सिनेमास जोधपुर का सबसे पुराना मूवी थिएटर था, जहां वीकेंड्स पर अक्सर काफी भीड़ रहती थी। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब उस थिएटर में आते थे। ठीक 5 मिनट बाद दिग्विजय ने टीवीआर सिनेमास में एंट्री ली और अपनी कार को एंट्रेंस के पास क्राउडेड पार्किंग लॉट में पार्क किया। भले ही लोगों की भीड़ ज्यादा थी, लेकिन टिकट खरीदने की लाइन ज्यादा लंबी नहीं थी। 2 मिनट के छोटे इंतजार के बाद दिग्विजय का नंबर आ गया था। वो टिकट सेलर, जो एक जवान लड़का था, उसने बोरियत भरे एक्सप्रेशंस के साथ दिग्विजय की और देखा, जैसे मानो उसे ये काम करने में जरा भी मजा नहीं आ रहा हो। हेलो, मुझे 2 वीआईपी टिकट्स देना प्लीज, दिग्विजय ने कहा। उस टिकट सेलर ने अपनी पलके तक नहीं झपकाई। वीआईपी टिकट्स तो खत्म हो गए सर, अब सिर्फ रेगुलर टिकट्स ही बची हैं, उस लड़के ने कहा। उस लड़के की बात सुनकर अचानक से दिग्विजय का मुंह ही उतर गया था। ओह, कितने की है? आई मीन रेगुलर टिकट्स का प्राइस क्या है? ज्यादा नहीं है सर, बस 800 की एक, उस लड़के ने जवाब दिया। हालांकि उसने दिग्विजय की ओर देखा तक नहीं था। दिग्विजय ने अपनी जेब से वॉलेट बाहर निकाला, जो कड़क नोटों से भरा हुआ था। तुरंत ही दिग्विजय ने 500 के 4 नोट बाहर निकाले और उस लड़के की ओर बढ़ाने ही वाला था कि तभी अचानक से एक मोटा आदमी टिकट विंडो के पास पहुंच गया। उस मोटे आदमी ने महंगा सूट पहन रखा था और उसके हाथों की उंगलियों में सोने की अंगूठियां चमक रही थीं। इतना ही नहीं, वो 3 खूबसूरत और जवान लड़कियों से घिरा हुआ था, जिन्होंने बहुत अपीलिंग कपड़े पहने हुए थे। ओए हीरो, मुझे 4 वीआईपी टिकट्स चाहिए, उस मोटे आदमी ने टिकट सेलर से कहा। यह नजारा देखकर दिग्विजय एकाएक चौंक उठा। उसके हाथ में अभी भी कैश था और वो अपना आधा हाथ टिकट विंडो में घुसा चुका था, लेकिन उस टिकट सेलर ने दिग्विजय को पूरी तरह से इग्नोर किया। हां सर, तुरंत ही उस टिकट सेलर ने कहा और अपनी कमर सीधी करते हुए काउंटर में हाथ डाला और वीआईपी टिकट्स का पूरा बंडल बाहर निकाला। जी हां, ये वही वीआईपी टिकट्स थे जिनके लिए दिग्विजय को कह दिया गया था कि वो बिक चुके हैं। जैसे ही दिग्विजय की नजर उन वीआईपी टिकट्स के बंडल पर पड़ी, वैसे ही एकाएक उसके होश उड़ गए थे और साथ ही साथ उसके शरीर में गुस्सा उबाल मारने लगा था। दिग्विजय की आंखें उस टिकट सेलर और उस मोटे आदमी के बीच घूम रही थीं, जो हंसते हुए उन लड़कियों से बात कर रहा था। आई मीन, उस टिकट सेलर ने उस मोटे आदमी से नहीं कहा कि वीआईपी टिकट्स बिक चुके हैं, तो फिर दिग्विजय को क्यों मना किया? कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। दिग्विजय ने गहरी सांस ली और उस मोटे आदमी को पहले टिकट खरीदने का मौका दिया। जल्दी से उस आदमी ने 500 के कड़क नोट उस टिकट सेलर की ओर बढ़ाए और बिना चेंज लिए ही अपने टिकट्स लेकर उन लड़कियों के साथ टशन दिखाते हुए चला गया। खैर, अब दिग्विजय की बारी आ गई थी।
दिग्विजय को उस टिकट सेलर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इतना गुस्सा कि उसका हाथ मुट्ठियों का रूप ले चुका था। उसका बस चलता तो वो उस लड़के के दांत तोड़ देता, लेकिन नहीं, दिग्विजय उस पूरे मैटर का मैकेनिज्म समझना चाहता था। इसलिए जैसे तैसे उसने अपने गुस्से को शांत किया। प्लीज, क्या मुझे 2 वीआईपी टिकट्स मिल सकते हैं? एक बार फिर से दिग्विजय ने अपनी डिमांड सामने रखी। भले ही उसकी आवाज एकदम शांत थी, लेकिन उसकी टोन बिल्कुल चाय की तरह कड़क थी। तुरंत ही उस टिकट सेलर ने दिग्विजय की ओर देखा। हालांकि उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल फ्लैट थे। बिना कुछ बोले उस लड़के ने वीआईपी टिकट्स का बंडल उठाया और वापस काउंटर में डाल दिया, और ऐसे रिएक्ट किया जैसे मानो वीआईपी टिकट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और उसके बदले में उस लड़के ने 2 रेगुलर टिकट्स खिड़की से बाहर दिग्विजय की ओर बढ़ा दिए। लाओ, अपना पैसा दो, एकाएक उस टिकट सेलर ने कहा। उस लड़के का यह अंदाज देखकर दिग्विजय की सनक गई थी। सुनो भाई, बकवास तो करो मत। 1 सेकंड पहले तुम्हारे पास वीआईपी टिकट्स थे। तुमने उस आदमी को भी 4 वीआईपी टिकट्स दिए। आखिर यह सब चल क्या रहा है? वीआईपी टिकट्स होने के बावजूद तुम मुझे रेगुलर टिकट्स पकड़ा रहे हो। क्यों? मुझे ये रेगुलर वाले नहीं, वीआईपी टिकट्स ही चाहिए। दिग्विजय भी अपनी जिद पर अड़ गया था। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं अड़ेगा? उसकी आंखों के सामने सरासर पक्षपात जो हो रहा था। उस टिकट सेलर ने गहरी सांस ली। हालांकि इस बार भी उसने दिग्विजय की ओर नहीं देखा। वो वीआईपी टिकट्स तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। तुम वीआईपी टिकट्स अफोर्ड नहीं कर पाओगे। वैसे भी अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है? हम तो तुम्हें राजा समझते थे, लेकिन तुम तो एकदम फकीर हो गए। और अब जब राजघराने की अकड़ नहीं रही, तो इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जो टिकट्स दे रहा हूं वो लो और चुपचाप फुटो यहां से। बेशक उस लड़के ने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी थी। उस लड़के की बात सुनकर दिग्विजय ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर गुस्से की आग में भभक रहा था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता? दिग्विजय ने पूछा। पूरा जोधपुर जानता था कि राज तिलक वाले दिन दिग्विजय के साथ क्या हुआ था, और उसके बाद भी जो कुछ हुआ वो कहानी भी जोधपुर वालों के सामने अधूरी नहीं थी। लेकिन दिग्विजय को यह समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग उसे बीती पुरानी चीजों को लेकर जज क्यों कर रहे हैं। पहले वो डायमंड बैंक वाली लड़की और अब ये टीवीआर सिनेमा वाला लड़का। आखिर प्रॉब्लम क्या है? खैर, तुरंत ही वो टिकट सेलर हल्का सा दिग्विजय की ओर झुका और तिरछी नजरों से उसे देखते हुए बोला, देखो अपने आप को, सर से ताज क्या चला गया? तुम तो पूरे भिखारी ही हो गए हो। कहां गई तुम्हारी शानो शौकत? अब तुम किसी एवरेज लड़के से कम नहीं हो। वीआईपी सीट्स चाहिए। वो उन लोगों के लिए नहीं है जो खटारा कार में आते हैं, ऑर्डिनरी सा शर्ट पहनते हैं। वो टिकट्स सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लोगों के लिए हैं, जिनके पास लग्जरी कार्स हैं, जिनके पास पैसा है, खूब सारा पैसा। तुम जैसे लोगों के लिए नहीं। जैसे ही उस लड़के के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही एकाएक दिग्विजय का खून खौल उठा। इससे पहले कि वो अपने गुस्से पर काबू कर पाता, अचानक से दिग्विजय ने टिकट विंडो में हाथ डालकर उस लड़के का कॉलर पकड़ लिया। दिग्विजय की पकड़ बहुत मजबूत थी। उस लड़के के तोते ही उड़ गए थे। तू है कौन जो मुझसे इस तरह से बात कर रहा है? दिग्विजय ने कहा, और उस लड़के को अपनी ओर खींचते हुए कांच की खिड़की के पास ले आया। अब उस लड़के का सर उस कांच की खिड़की से बस कुछ ही इंच दूर था। तमीज नाम की चीज है कि नहीं? क्या तुम्हारे मां बाप ने तुम्हें बड़ों से बात करना भी नहीं सिखाया? दिख नहीं रहा मैं तुमसे उम्र में इतना बड़ा हूं, सर से राजघराना गया है, जिसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरी किस्मत मेरी मुट्ठी में है, दिग्विजय ने कहा और अपनी पकड़ को और मजबूत किया। लिटरली अब उस लड़के को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। क्या दिग्विजय अपने गुस्से पर काबू रख पाएगा? क्या दिग्विजय को वीआईपी टिकट्स मिलेंगे? दिग्विजय और गायत्री की बिजनेस मीटिंग कैसी जाएगी? क्या वो अपने बच्चों को लीगली अपने पास ला पाएगा? और क्या वाकई में दिग्विजय और गायत्री का रिश्ता सिर्फ बिजनेस तक ही रहेगा? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ कर्मा सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सोर्स क्या हो? वीआईपी टिकट्स। जी हां, इन्हीं वीआईपी टिकट्स की वजह से ही तो इतना बड़ा बवाल हुआ था। उस लड़के ने दिग्विजय से बदतमीजी की
और जब बदतमीजी का लेवल दिग्विजय के सर के ऊपर से निकल गया तो दिग्विजय भी कंट्रोल नहीं कर पाया और इस समय उस लड़के की गर्दन दिग्विजय के हाथ में थी। पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो बंदा सांस तक नहीं ले पा रहा था। हे, छोड़ दो उसे, अचानक से किसी ने पीछे से कहा। जैसे ही एंट्रेंस के पास खड़े 2-4 गार्ड्स ने हंगामा होता हुआ देखा तो तुरंत ही वो भागते हुए टिकट काउंटर की ओर बढ़े। इस समय दिग्विजय ने उस लड़के की गर्दन दबोच रखी थी और वो भी इतने भयंकर तरीके से कि वो लड़का ऑलमोस्ट अपने प्राण त्याग चुका था। लेकिन दिग्विजय का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने अपनी पकड़ पर 1% की भी डील नहीं दी। जब लोगों को लगा कि वो लड़का मर जाएगा तो तुरंत ही कुछ लोग सामने आए और उन्होंने दिग्विजय को रोकने की कोशिश की। छोड़ दो बेटा, ये सब करके कुछ नहीं होगा, जाने दो। तुरंत ही एक बूढ़ी औरत ने कहा, प्लीज छोड़ दो सर, आपको फालतू में पंगे लेने की जरूरत नहीं है, इन लोगों के मुंह लगने से क्या होगा। एक और जवान लड़के ने कहा और एकाएक उसके कदम दिग्विजय की ओर बढ़े। दिग्विजय ने पहले उस जवान लड़के और फिर उस बूढ़ी औरत को देखा। जैसे ही उनके मुंह से निकले शब्द दिग्विजय के कानों तक पहुंचे, वैसे ही उसने अपने सीने में जमी तनाव की पकड़ को हल्का ढीला होते हुए महसूस किया। हालांकि दिग्विजय वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थीं, लेकिन उसकी पकड़ अभी भी बहुत मजबूत थी। वो लड़का तड़प रहा था, चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चाहते हुए भी अपना मुंह नहीं खोल पा रहा था। गौर फरमाने वाली बात यह थी कि वो सब देखकर भी दिग्विजय को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका मन तेजी से दौड़ रहा था और उसके अंदर का हर हिस्सा उस सम्मान की मांग करने के लिए तड़प रहा था जिसे उसे लगता था कि वो उसका हकदार है। लेकिन जब पीछे से और भी आवाजें उठने लगी तो उनके शब्द दिग्विजय के गुस्से को चीरते हुए आगे बढ़ गए थे। मिस्टर दिग्विजय, प्लीज ये सब मत करिए, ये टीवीआर सिनेमाज हैं। मुझे नहीं लगता कि यहां पर आपको कोई सीन क्रिएट करना चाहिए, इससे आपके लिए ही मुसीबतें बढ़ेंगी। अचानक से एक और आवाज सुनाई दी। वो एक बूढ़े इंसान की थी जिन्होंने ब्लैक सूट पहना हुआ था। तभी अचानक से एक लड़की जिसने कैजुअल टॉप और जीन्स पहना था वो आगे आई। उसकी टोन सॉफ्ट थी, लेकिन उसमें अर्जेंसी की गुहार साफ समझ आ रही थी। प्लीज सर, छोड़ दीजिए उसे। यहां पर चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं और ऊपर से सिक्योरिटी गार्ड्स भी फ्रेंडली नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि यह सब करके आप एक रात जेल में बिताना पसंद करेंगे। उस लड़की की बात सुनकर अचानक से दिग्विजय की नजर उन सिक्योरिटी गार्ड्स पर पड़ी जो तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ते हुए आ रहे थे। ये मोटे, लंबे, तगड़े लोग जिन्हें इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। दिग्विजय उनकी आंखों में गुस्सा देख पा रहा था और वो ये कतई नहीं चाहता था कि सबके सामने उसे घसीट कर ले जाया जाए। एक जवान औरत जो टिकट खरीदने की लाइन में दिग्विजय से 2-3 स्टेप्स ही पीछे थी, अचानक से उसने अपना मुंह खोला। मैं समझती हूं इस लड़के ने आपसे बदतमीजी की और यह बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन देखिए, अगर आपने यहां पर कुछ भी किया तो उसका अंत बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आपको धक्के मारकर बाहर कर दिया जाएगा और या फिर उससे भी बुरा। अपने आजू बाजू कंसर्न्ड चेहरों को देखकर अब दिग्विजय की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ने लगी थी। वहां मौजूद लोग दिग्विजय के दुश्मन नहीं थे और वो उन लोगों की सिंपैथी बहुत अच्छे से महसूस कर सकता था। हालांकि उसकी रगों में अभी भी बदले का खून दौड़ रहा था, लेकिन उसका दिमाग उसे बार बार शांत होने के लिए कह रहा था। तभी अचानक से एक बूढ़ा आदमी दिग्विजय की ओर बढ़ा। उनकी आवाज धीमी थी लेकिन स्थिरता से भरी हुई थी। सुनो बेटा, ये टिकट सेलर जैसे लोग तो बस एक छोटी मोटी मछली हैं। तुम्हें उनके लेवल पर गिरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास ध्यान देने के लिए और भी काम है ना? तो चलो इसे छोड़ दो। इतने सारे लोगों की बात सुनने के बाद फाइनली दिग्विजय ने अपनी पकड़ ढीली की और उस लड़के की गर्दन छोड़ दी। एकाएक वो लड़का लड़खड़ाता हुआ अपनी सीट पर जा गिरा और जोर जोर से सांसें लेने लगा। इस समय उसकी हालत किसी तड़पते हुए कुत्ते की तरह नजर आ रही थी। वो अलग बात है कि उस लड़के की आंखों में दिग्विजय के लिए गुस्सा भी पनप रहा था, जो उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। जैसे ही दिग्विजय ने उस लड़के को अपने आप से अलग किया,
वैसे ही थोड़ी टेंशन कम हुई और वहां मौजूद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। इस बार भले ही लोगों ने दिग्विजय का साथ दिया था, उसे सपोर्ट किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आंखों में दिग्विजय के लिए तरस नजर आ रहा था। उन्हें दिग्विजय पर दया आ रही थी। तभी अचानक से वो अंकल जिन्होंने ब्लैक सूट पहना था, उनके कदम दिग्विजय की ओर बढ़े और एकाएक उन्होंने कुछ कैश दिग्विजय की और बढ़ाते हुए कहा, रख लो बेटा, भले ही ज्यादा नहीं है, लेकिन उतना है जो तुम्हारे टिकट के नुकसान की भरपाई कर दे। हम तुम्हें फिर से ऐसी कोई मुसीबत में नहीं देखना चाहते। बीते कुछ दिनों में दिग्विजय ने जोधपुर के लोगों का पर्सपेक्टिव देखा था। जहां पहले उसे ह्यूमिलिएट किया जाता था, तो अब दया के नाम पर उसे भीख मिल रही थी। वो अलग बात है कि उन अंकल के इंटेंशंस बिल्कुल भी खराब नहीं थे, लेकिन दिग्विजय सिंपैथी नहीं, सम्मान चाहता था। खैर, दिग्विजय ने धीरे से अपना सर हिलाया और उस नगद राशि यानी कैश को लेने से ठुकरा दिया। नहीं, आप अपने पैसे रखिए, शुक्रिया, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए। ठीक उसके बाद दिग्विजय ने उस टिकट सेलर की ओर देखा जो गर्दन पर मसाज करते हुए अपनी कॉलर ठीक कर रहा था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और गुस्सा दोनों नजर आ रहा था। एक पल के लिए दिग्विजय ने उस लड़के की आंखों में देखा। उसकी आवाज कठोर थी, लेकिन कंट्रोल्ड नजर आई। तुम लकी हो जो इन लोगों ने मुझसे तुम्हें छोड़ने की भीख मांगी, वरना आज तो मैं तुम्हें परलोक के दर्शन करा ही देता। उस लड़के को दिग्विजय पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन दर्द के मारे वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। खैर, अपनी बात कहने के बाद दिग्विजय ने और कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने हाथ में 2 रेगुलर टिकट्स लेकर पीछे मुड़ा और काउंटर छोड़कर जाने लगा। जहां एक तरफ दिग्विजय अपने गुस्से को दबाकर वहां से निकल रहा था, वहीं दूसरी तरफ रॉयल पैलेस के किचन में एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। शुभ किचन के स्लैब पर बैठा अपने पैर हिला रहा था और उसके चारों तरफ वो नौकर खड़े थे जो अब उसकी टीम का हिस्सा बन चुके थे। परीक्षित की हालत खराब करने के बाद अब बारी थी अगले वार की। अब क्या छोटे सरकार, आगे क्या करना है? क्या फिर से खाने में वही गोली मिला दे? रसोइये ने अपनी खुराफाती हंसी के साथ पूछा। शुभ ने ना में सर हिलाया। नहीं, वो बोरिंग है, हमें अपनी ट्रिक्स रिपीट नहीं करनी चाहिए, उसमें मजा नहीं आता। तभी ड्राइवर जो वहीं पास खड़ा एक सेब खा रहा था, उसने अपनी राय दी। तो फिर ऐसा करते हैं, उसे अंधेरे में घेर कर पीट देते हैं, हाथ पैर तोड़ देंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। शुभ ने एक तीखी नजर उस ड्राइवर पर डाली। नहीं, हड्डियां तो जुड़ जाती हैं, दर्द भी कुछ दिन में ठीक हो जाता है। हमें उसे ऐसा दर्द देना है जो कभी ठीक ना हो। हमें उसकी हड्डियों को नहीं, बल्कि उसकी स्पिरिट को तोड़ना है। सारे नौकर शुभ की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना छोटा बच्चा इतनी गहरी बात कैसे कर रहा है। शुभ के चेहरे पर एक सिक्रेटिव मुस्कान थी। तुम सब बड़े हो, मुझे एक बात बताओ, तुम बड़ों को, खासकर मर्दों को, दुनिया में सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? सारे नौकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे और फिर एक सुर में बोले, बीवी से। उनका जवाब सुनकर शुभ की हंसी छूट गई। उसने ताली बजाई और स्लैब से नीचे कूदा। ये हुई ना बात तो बस फिरते रहा। हड्डी तोड़ने से अच्छा है कि इसकी शादी तोड़ी जाए। परीक्षित और निवेदिता के बीच आग लगाने का टाइम आ गया है। किचन में खड़ा हर शख्स अब शुभ के अगले प्लान का इंतजार कर रहा था। खैर, वापस चलते हैं टीवीआर सिनेमास। टिकट काउंटर से निकलते हुए दिग्विजय ने महसूस किया कि तनाव का बोझ उसके कंधे से हल्का हो गया था, लेकिन फिर भी वो अपने मुंह में एक कड़वी कसक का स्वाद महसूस कर रहा था। दिग्विजय उस अनादर की भावना को झटक नहीं पा रहा था। जिस तरीके से उस टिकट सेलर ने उसे देखा, उससे बात की, जैसे मानो वो कुछ भी ना हो, तो वही दिग्विजय उसे नजरअंदाज करता रहा और यही बात उसके आत्मसम्मान को चकनाचूर कर रही थी। भले ही मैटर खत्म हो गया था, लेकिन दिग्विजय के मन से गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। और जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट पर आई तो एक बार फिर से दिग्विजय का दिल खट्टा हो गया था। भीड़ से निकलते हुए अचानक से दिग्विजय ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि वो टिकट सेलर उन सिक्योरिटी गार्ड से कुछ बात कर रहा था। शायद
वो सिक्योरिटी गार्ड्स उससे पूछताछ कर रहे थे उस कांड के बारे में जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। यह नजारा देखकर दिग्विजय का खून फिर से खौल उठा। अचानक से उसकी उंगलियों ने मुट्ठी का रूप ले लिया था। इससे पहले कि वो अपने आप को रोक पाता, एकाएक वो पीछे मुड़ा और उसके कदम फिर से टिकट काउंटर की ओर बढ़े। दिग्विजय को गुस्सैल अंदाज में फिर से टिकट काउंटर की ओर आता देख भीड़ एकाएक चौंक गई थी। गई भैंस पानी में। जी हां, वो ब्लैक सूट वाले अंकल के मुंह से यही सुनने को मिला। तुरंत ही दिग्विजय टिकट काउंटर पर पहुंचा और उसकी आंखें एक बार फिर से उस टिकट सेलर पर जाकर अटक गई थीं। क्या मैं जान सकता हूं कि इन सभी टिकट्स की क्या कीमत है? दिग्विजय ने पूछा। उसकी आवाज में स्थिरता थी, लेकिन साथ ही साथ उसका डेंजरस साइड भी नजर आ रहा था। दिग्विजय की आवाज सुनकर तुरंत ही उस टिकट सेलर ने ऊपर देखा और एकाएक दिग्विजय को वहां देखकर शॉक्ड रह गया। ओह, तो तुम फिर आ गए। लगता है तुम्हें परेशानियों से कुछ ज्यादा ही प्यार है। एकाएक उस लड़के के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान नजर आई। तुरंत ही एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी दोनों भुओं को ऊपर उठाया और आगे बढ़ते हुए दिग्विजय से बोला, हुकुम, सर से विरासत तो चली गई, अब जो बचा कुचा है उसे क्यों खोना चाहते हो? वो सिक्योरिटी गार्ड दिग्विजय को जानता था, इसीलिए सधी हुई टोन में उसने दिग्विजय को समझाने की कोशिश की। हालांकि उसकी आंखों में दिग्विजय के लिए इज्जत बिल्कुल नहीं थी। तभी अचानक से एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड सीन में आया और उसने कड़क अंदाज में दिग्विजय से पूछा, इन सभी टिकट्स के साथ तुम क्या करना चाहते हो? मैं उन्हें खरीदना चाहता हूं, सारे के सारे। दिग्विजय की पलक तक नहीं झपकी। उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा था। एक सेकंड के लिए वहां खामोशी पसर गई। उस टिकट सेलर ने कंफ्यूज्ड अंदाज में दिग्विजय को घूरते हुए देखा, तो वही वो सिक्योरिटी गार्ड्स भी एक दूसरे की शक्ल देखकर सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। जिन लोगों ने दिग्विजय और उस टिकट सेलर की लड़ाई देखी थी, वो भी दिग्विजय की बात सुनकर चौंक उठे थे। ऑफ कोर्स, पूरा जोधपुर दिग्विजय के हालात जानता था, लेकिन चूंकि दिग्विजय ने अपना वट ऊपर रखना चाहा, ऐसे में लोगों को अब इस खेल में मजा आने लगा था। देखते ही देखते भीड़ में फुसफुसाहट का दौर भी शुरू हो गया था। आखिर दिग्विजय करना क्या चाहता है? क्या वो सीरियस है? कहीं वो किसी नशे में तो नहीं है? उसकी शक्ल देखकर लगता तो नहीं है कि वो इतने सारे टिकट्स को खरीदने की औकात रखता है। ऑफ कोर्स, हम सबको पता है कि उसके साथ क्या हुआ है। कुछ बचा ही नहीं है उसके पास। खाने के तो लाले पड़े हैं और ये शेख ही बघार रहा है। अचानक से लोगों के मन में तरह तरह के विचार आने लगे, तो वही दिग्विजय एकदम शांत खड़ा था। उसकी आंखों में उबलती हुई आग साफ नजर आ रही थी। हालांकि एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपना सर खुजाते हुए अपना डाउट क्लियर करना चाहा। तुम वाकई में सारे टिकट्स खरीदना चाहते हो? बिल्कुल सही सुना आपने, मैं सारे टिकट्स खरीदना चाहता हूं, दिग्विजय ने जवाब दिया। तभी अचानक से उस टिकट सेलर ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम पागल हो? आखिर इतने सारे टिकट्स का करोगे क्या? दिग्विजय ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी आंखें उस टिकट सेलर के चेहरे पर जाकर अटक गई थी। दिग्विजय मन ही मन फैसला ले चुका था। भीड़ अपनी सांसों को थामकर खड़ी थी और उस पल के इंतजार में थी कि अब दिग्विजय का अगला कदम क्या होगा। तभी अचानक से सीन में एक तीसरे सिक्योरिटी गार्ड की एंट्री हुई, जिसकी हाइट बहुत लंबी थी और उसके सर में एक भी बाल नहीं थे, यानी वो गंजा था। गंजू पटेल उसकी खोपड़ी में तेल वाला सीन था। खैर, एकाएक वो आगे बढ़ा और उसने खामोशी तोड़ते हुए कहा, अगर ये आदमी वाकई में सारे टिकट्स खरीदना चाहता है तो मुझे लगता है कि हमें इसे एक मौका देना चाहिए। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी से भरी हुई थी, जिसने सबको, इंक्लूडिंग टिकट सेलर, ध्यान देने पर मजबूर कर दिया था। सारे टिकट्स लेकर आओ, जितने भी हैं, जो शो शुरू नहीं हुए हैं उनके भी, और जो हो गए हैं और जिनके टिकट्स नहीं बिके हैं वो भी। एकाएक उस सिक्योरिटी गार्ड ने ऑर्डर दिया और अचानक से उसकी आंखें उस टिकट सेलर पर जाकर अटक गई थीं। वो टिकट सेलर थोड़ा हिचकिचाया। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था
जैसे उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा हो। आर यू सीरियस? उस लड़के ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। तुरंत ही उस सिक्योरिटी गार्ड ने अपना सर हिलाया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम कड़क नजर आए। जो बोल रहा हूं वो करो। उस लड़के ने अपना सर हिलाया और उस गार्ड के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए सबसे पहले वो काउंटर खोला जिसमें सारे वीआईपी टिकट्स पड़े थे। उसके बाद उसने बाकी के काउंटर्स खोले और सारी कैटेगरीज के टिकट्स बाहर निकाल कर रख दिए। अचानक से पूरा टिकट काउंटर टिकट से भर गया था और यह देखकर उस सिक्योरिटी गार्ड का भी माथा चकरा गया। अरे बाप रे, ये तो बहुत सारे हैं। मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूं, अगर तुम ये सारे टिकट्स नहीं खरीद पाए तो हम तुम्हें उठाकर यहां से बाहर फेंक देंगे, फिर भले ही तुम्हारे पास अपना खरीदा हुआ रेगुलर टिकट ही क्यों ना हो। तुरंत ही उसने दिग्विजय को आंखें दिखाते हुए कहा। एकाएक दिग्विजय के चेहरे पर शातिर मुस्कान नजर आई। उसकी आवाज शांत थी लेकिन उसमें पैनापन साफ नजर आ रहा था। और अगर मैं जीत गया तो तब आप क्या करेंगे? जैसे ही दिग्विजय के मुंह से वो शब्द बाहर आए वैसे ही वो सिक्योरिटी गार्ड जोर जोर से हंसने लगा। जीत? मुझे लगता है कि वो तुम्हारे नसीब में लिखी हैं, लेकिन ठीक है, हम तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस को भी एक मौका देना चाहते हैं। अगर तुम जीत गए तो यहां से जुड़ी तुम्हारी सारी डिमांड पूरी की जाएगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तुम 5 से ज्यादा वीआईपी टिकट्स खरीद पाओगे। उस सिक्योरिटी गार्ड की आंखों में अभी से ही जीत का नशा दिखाई दे रहा था। क्या दिग्विजय अपना वट बरकरार रख पाएगा? क्या वो टीवीआर सिनेमास के सारे टिकट्स खरीद पाएगा? उसके पास उन टिकट्स को खरीदने का सोर्स क्या होगा? अगर दिग्विजय जीत गया तो उसकी डिमांड क्या होगी? और क्या वो सिक्योरिटी गार्ड्स उसकी डिमांड पूरी कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, वो इतने सारे टिकट्स का करेगा क्या? लेकिन अगर वो हार गया तो क्या उसे धक्के मारकर बाहर निकाला जाएगा? क्या दिग्विजय की बची कुची इज्जत भी बर्बाद हो जाएगी? क्या दिग्विजय वाकई में कॉन्फिडेंट था या फिर उसका ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा था? गायत्री की सीन में एंट्री कब होगी? किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ कर्मा सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।